मेरे प्यारे दोस्तों, आपका यूपीएससी सी सेट 2026 की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सी सेट के कंप्लीट होल तरीके से उसके कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, क्या ट्रेंड रहा हुआ है, कितना क्वेश्चन पे ध्यान देना है, किस पे यदि मैथ कमजोर है तो उनके लिए क्या करना है, हर एक तरीके से पूरा समझेंगे। उसका सिलेबस समझेंगे कि यूपीएससी ने जो वेबसाइट से दिया है वो सिलेबस समझेंगे। ए टू जेड हर चीज तरीके से आपको कंप्लीटली इस क्लास में मिलेगा। तो समय ना गवाते हुए स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें वेटेज कितना है, किस पे फोकस करना है? तो अपन को फोकस करना है यूपीएससी प्रीलिम्स सी सेट 2026 पर जो आने वाला है। तो उसको टॉपिक वाइज भी देखेंगे, फिर उसका ट्रेंड देखेंगे, जो अपना ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ट्रेंड पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले किस पे फोकस करना है? जो सी सेट मैथ से डरते हैं तो उनको दो चीज़ों पे फोकस करना है। जो मैथ से डरते हैं तो उनको करना है कॉम्प्रहेंशन पर, जो 30% है इसका, ठीक है। और सेकंड उसको फोकस करना है रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, तो उसका भी 30% है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए मैथ, इसको मैथ लिख लीजिए, पूरा मैथ में आ जाएगा। ये डी आई है, ठीक है, ये 7%। लेकिन पूरा जोड़ लेते हैं इसको 7% उसमें, तो 30% आ जाइए मैथ में। तो टोटल अपन को फोकस करना है इस पर, यहाँ पर दिख नहीं रहा हो, यहाँ लिख देते हैं 30%। तो तीन चीज़ों पे ध्यान देना है, कॉम्प्रहेंशन, रीजनिंग, मैथ। यदि आपका मैथ कमजोर है तो दो चीज़ों पे ध्यान दीजिए, कॉम्प्रहेंशन और रीजनिंग। यदि आपका कॉम्प्रहेंशन वीक है तो मैथ और रीजनिंग पर ध्यान देना है। लेकिन देना सब पर है। यदि कोई कोई से टॉपिक क्या होते हैं कि थोड़े बहुत कमजोर होते हैं, चल सकता है, तो आपको उसका बेसिक कर लीजिए, उससे भी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। जो हार्ड ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं आपको क्वालिफाई करना है पेपर, खाली 33% लाना है, आपको सिलेक्शन लेना है, 66 नंबर आ जाए, बात खत्म। तो आप इस तरीके से आपको पूरा सी सेट के बारे में जानकारी लेना है। स्टार्टिंग करते हैं सेकंड। अब जाइए कि यूपीएससी सी सेट का पैटर्न समझिए। पैटर्न, अब पैटर्न में क्या है, स्टार्टिंग करते हैं। तो एक कैसा पेपर है? तो ये नेचर क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब आपको सिर्फ केवल पास होना है और कुछ नहीं है। केवल क्या होना है? पास होना है आपको। पर उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन क्वेश्चन कितने आते हैं? तो 80 क्वेश्चन आते हैं इसमें। कितने क्वेश्चन आते हैं? तो 80 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 80 क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद क्या, किस पे फोकस करना है? तो उसके बाद क्या है कि पर क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? तो पर क्वेश्चन आता है 2.5, ठीक है। तो कितने नंबर का आता है? 2.5 का नंबर आते हैं, ठीक है, पर क्वेश्चन पे। फिर उसके बाद स्टेप क्या है, पैटर्न क्या है, उसका पूरा पैटर्न समझते हैं यूसी सेट का। तो फिर उसका क्या है, क्वालिफाई के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 33%, मतलब 66 नंबर, ठीक है। और कितने टोटल, कितने नंबरों का होता है? तो टोटल होता है 200 नंबरों का, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, इसमें क्या सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है। और टाइम कितना दिया जाता है? तो पेपर करने का टाइम दिया जाता है 2 घंटे, 2 आवर्स। उसके बाद आ जाइए कि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग होती है, कितनी होती है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.83। फिर आ जाइए पेपर की लैंग्वेज कैसी होती है? तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। लैंग्वेज कैसी है पेपर की? हिंदी इंग्लिश दोनों में है। फिर उसके बाद आ जाइए मॉडल। मॉडल क्या है? ऑफलाइन पेपर होता है, ना कि ऑनलाइन। आपको कंप्यूटर पे पेपर नहीं मिलेगा, आपको एक पेज के रूप में फॉर्म में दिया जाएगा, आपको उसको करना है। उसके बाद आपको जो क्या बोलते हैं, ओ मार्कशीट को भरना है गोला करके। तो उस ऑफलाइन मोड में पेपर होता है। फिर से देखिए पैटर्न क्या है, मैंने पहले स्टार्टिंग की थी मैंने, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। टोटल नंबर 80 आते हैं। उसके बाद पर क्वेश्चन का नंबर 2.5%, एक क्वेश्चन के नंबर मिलते हैं 2.5 मिलते हैं कॉलेज। और इसको पास होने के लिए 66 मार्क्स चाहिए, 33%, मतलब। और उसके बाद सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है, ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है। और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। उसके बाद टोटल मार्क कितने का होता है? सी सेट का 200 नंबर का होता है। पेपर कैसा आता है? इसकी लैंग्वेज पैटर्न क्या होती है? इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। मोड क्या रहता है इसका? ऑफलाइन मोड रहता है। ये आपका आपने समझ लिया यूपी सी सेट का पेपर के बारे में, पैटर्न के बारे में। तो अब नेक्स्ट आ जाइए। इसके बाद आप इससे पहले इसको समझने से पहले आपको यूपीएससी का सिलेबस दिखाते हैं। जो मेन वेबसाइट से सिलेबस है, यूपीएससी की जो मेन वेबसाइट पे जो सिलेबस डाला हुआ है यूपीएससी संस्थान है, वो है पूरा कंप्लीटली सिलेबस। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा है इसमें। तो स्टार्टिंग करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रश्न पत्र सेकंड, पेपर होता है, पहला पेपर होता है जीएस का। वो भी आपको उतना ही समय दिया जाता है, 2 घंटे का। और सी सेट का भी पेपर होता है सेकंड पेपर, तो उसका भी 2 घंटे है। तो टाइमिंग क्या दी है? 2 घंटे। उसके बाद आ जाइए बोधगम्यता। मैंने बता दी बोधगम्यता, इसमें आपको ये इतना दिया है बोधगम्यता यूपीएससी सिलेबस में, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल का। और उसके बाद क्या करना है? ये यूपीएससी सिलेबस के बारे में आपको मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन आपको बस इतने पॉइंट्स में समझ में आ रहा है कि ये सिलेबस क्या है।
यदि आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल करके मैं बताऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं पूरा। तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए आपको। यदि आप कॉम्प्रहेंशन करोगे तो तार्किक चाहिए आपको, आप लॉजिकल थिंकिंग में काम कीजिए। फिर निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग पर ध्यान देना है, ठीक है। इसमें समस्या लिखी थी, समस्या समाधान और निर्णय लेना और समस्या का समाधान, ठीक है। फिर उसके बाद है जी समान मानसिक योग्यता होनी चाहिए आपको, आधारभूत संख्यन और टोटल। इसका कहने का मतलब मैं सिंपल बता देता हूँ, कक्षा 10वीं के ऊपर एक बेस रहेगा सीसेट का पेपर, इतना बोला है इसमें। लेकिन आप जानते हो, यदि आपने पेपर लगाया होगा सीसेट का, तो 10वीं के ऊपर है क्या? नहीं है। तो आप सिलेबस देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन दिया है यूपीएससी ने, मैंने को आपको आंखों के सामने मैंने को रख दिया है मैंने, क्योंकि आपको भी बिलीव हो जाए। लेकिन अपन इसको पूरा डिकोड करेंगे रियल में। किससे करेंगे डिकोड? तो डिकोड करेंगे पीवाईक्यू। मैंने पीवाईक्यू एनालिस्ट किए हैं, उसके आधार पर मैंने ये पूरा पीडीएफ बनाई हो, किस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो स्टार्टिंग करते हैं, एक मिनट। अपन ने क्या समझ ली थी, हाँ ट्रेंड देखते हैं। तो आप सब्जेक्ट वाइज देखिए, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्वेश्चनों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो मैंने क्या बताया, 3 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, 30%, 30%, ठीक है, और 30% इसका और 30% इसका। ये 30% आ रहा है पूरे क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने में आ रहे हैं देखो, आप तो ट्रेंड के हिसाब से भी समझ लीजिए। 2015 में कितने क्वेश्चन आए मैथ के? 32 क्वेश्चन आए। रीजनिंग के कितने आए? 18 क्वेश्चन आए। और कॉम्प्रहेंशन स्टडी के कितने आए? 30 क्वेश्चन आए। उसी प्रकार 2017 में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं? तो 2017 में 28 क्वेश्चन आए थे, और रीजनिंग में 22 क्वेश्चन आए थे, और 2017 में कॉम्प्रहेंशन से 30 क्वेश्चन आए हुए थे। देखो कॉम्प्रहेंशन कितना जरूरी है। फिर उसके बाद आ जाइए 2018 में क्या है, मैथ से 30 क्वेश्चन आए हुए थे, और रीजनिंग के 24 क्वेश्चन आए हुए थे, और कॉम्प्रेशन स्टडी के 26 क्वेश्चन आए हुए थे। ऐसे 2019 में 32 क्वेश्चन आए हुए थे मैथ से, रीजनिंग के 18 क्वेश्चन और कॉम्प्रेशन स्टडी के 30 क्वेश्चन। 2020 में देखिए, 2020 में 42 क्वेश्चन आए हुए थे मैथ में, और रीजनिंग में 12 क्वेश्चन आए हुए थे, और कॉम्प्रहेंशन में आए थे 26 क्वेश्चन। फिर उसके बाद आ जाइए 2021 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देख लिए, मैथ में 42 क्वेश्चन आए थे 2020 में, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 2021 में 35 क्वेश्चन आए हुए थे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आए थे, और कॉम्प्रहेंशन स्टडी के 27 क्वेश्चन आए हुए थे। उसी प्रकार 2022 को देखिए, 2022 में मैथ से 38 क्वेश्चन आए हुए थे, इसके रीजनिंग के 14 क्वेश्चन आए हुए थे, और कॉम्प्रहेंशन के 27 क्वेश्चन आए हुए थे। उसी प्रकार आगे देखते हैं 2023 का। 2023 में 40 प्लस क्वेश्चन आए हुए थे मैथ में। जिसका मैथ अच्छा है, देखो जिसका मैथ अच्छा नहीं है तो आप बेसिक पे ध्यान दीजिए, नंबर सिस्टम पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। आपने नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मैथ के लिए, है। फिर आ जाइए 2023 का देख रहे थे, 2023 में 40 प्लस क्वेश्चन आए थे, और 14 से 15 क्वेश्चन आए थे आपके रीजनिंग में, और 27 क्वेश्चन आए थे कॉम्प्रहेंशन में। और कॉम्प्रहेंशन तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, आप इसको छोड़ना ही नहीं है। फिर आ जाइए इसके बाद 2024 का देखते हैं, तो 35 से 40 या 38 के समथिंग क्वेश्चन आए हुए थे, और इसके 16 से 17 क्वेश्चन आए हुए थे, इसमें 15-16 लिखा हुआ है मैंने। और 2024 में कॉम्प्रहेंशन से 27 क्वेश्चन आए हुए थे। एक मिनट और देखते हैं आगे इसको, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। 2025 का देखिए, पेन चेंज कर लेते हैं। तो 2025 में देखिए, 2025 का इंपोर्टेंट क्या है, 2025 में 34 क्वेश्चन आए हुए थे, 34 क्वेश्चन से 36 क्वेश्चन, मतलब आप 36-37 क्वेश्चन आए हुए थे मैथ से, केवल 2025 में मैथ से, ठीक है। तो मैथ अपने आप में इंपोर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए 18 से 19 क्वेश्चन, मतलब 15 से 18 क्वेश्चन कितने आए थे रीजनिंग में। तो रीजनिंग भी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। आपने इन दोनों को कर लिया तो आप पेपर को क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद आपको इन दोनों को भी कर लिया तो तब भी पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो क्योंकि रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आए थे, 27 क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग में एक भी देखिए आपको 25 से कम क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, 25 से क्वेश्चन कम है ही नहीं। आप देखिए कॉम्प्रहेंशन में 25 से क्वेश्चन कम नहीं है इस टॉपिक में, ठीक है। और इसमें जाइए तो आपको मैं एवरेज बता दे रहा हूँ, 15 क्वेश्चन से कम नहीं है। और इसमें चले जाइए, ये तो फिर अपने आप में कम से कम 30 क्वेश्चन से कम नहीं है एवरेज, तो 30 क्वेश्चन प्लस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी सी सेट पढ़ोगे तो सी सेट में आप देखो वीकनेस पॉइंट कहाँ पर है। यदि आपको जो सबसे वीकनेस बिल्कुल नहीं आता उसको छोड़ सकते हो आप, बाकी चीज देख लो। यदि आपको नंबर सिस्टम बेसिक है, आपको बिल्कुल आ सकता है उसको, क्योंकि आपको उसमें जोड़ भाव थोड़ा लॉजिक लगाना है, और गुणा भाग अच्छे से आना चाहिए। वो बोर्ड मार्ड वो क्या बोलते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा,
वो क्या बोलते हैं, कोका भागू जोड़, मतलब बोर्ड मास का नियम, ठीक है, इस तरीके वो उसमें सबसे ज़्यादा लगता है, तो उस पर ध्यान देना है। और रीजनिंग में क्या ध्यान देना है, मैं आपको सारे टॉपिक बताएंगे कि रीजनिंग में किस प्रकार ध्यान देना है, कौन कौन से टॉपिक पर सबसे ध्यान देना है। उसके अलावा आपको क्या बताएंगे कि आपको किस तरीके से आगे जाके आपका तरीका होना चाहिए, किस तरीके से आप क्रैक कर सकते हो, उसके तरीका भी बताएंगे। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या रहेगा इसका। अब इसको देखिए, अब मैंने एक ट्रेंड लिया हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज देखते हैं, ठीक है। हम्म, अब टॉपिक वाइज देखते हैं, टॉपिक कौन कौन से हैं। आपको मैथ स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। मैथ स्टार्टिंग करते हैं। मैथ में क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या है कि दो नंबर सिस्टम में 2023 में कितने क्वेश्चन आए थे, 12 क्वेश्चन आए थे। 2022 में 10 क्वेश्चन आए थे, और 2021 में 8 क्वेश्चन आए थे। 2020 में 13 क्वेश्चन आए थे। 2019 में 10 क्वेश्चन आए थे। तो आपसे मैंने बोला है कि नंबर सिस्टम पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, इसलिए मैंने उसे पहले नंबर पर रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए परसेंटेज। परसेंटेज से हर साल एक, या इसमें इस बार नहीं आए, बाकी हर साल 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। तो मैंने सेकंड प्रायोरिटी किस पे देना है, परसेंटेज पे ध्यान देना है। परसेंटेज यदि आपका कमजोर है तो उसके बाद तुम्हें इस पे थोड़ा ध्यान दे सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा है तो करना है, लेकिन करना सभी है। मैं बताऊंगा जो भी मैं बता रहा हूँ ना, सबको ही करना है, लेकिन आप मैं सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है। इस क्लास का मतलब होता है कि आपको स्मार्ट मतलब कहते हैं स्मार्ट स्टडी किस तरीके से करनी है, तो उस पर फोकस करने के लिए एक क्लास बनाई है मैंने। और आप हर चीज को पढ़ना जरूरी नहीं है, आपको क्या है, ये नेचर का क्वालिफाइंग नेचर है, तो आपको पास होना है खाली। तो इसलिए इस क्लास को देख के आपको ये समझ आएगा कि मुझे किस पर फोकस करना है। तो समय ना गवाते हुए फिर ध्यान देते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन 2022 में 3 क्वेश्चन आए हुए थे और 2019 में 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो प्रोबेबिलिटी में जो संभावना वाले क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी पे, तो उस पर एक क्वेश्चन आया था इसमें, और फिर एक एक क्वेश्चन। यदि आपको अच्छा है तो कर लीजिए, नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो। छोड़ना किसी को नहीं है, यदि अच्छा है तो कर लीजिए, क्या जाता है कि इस बार आ गया तो एक नंबर। आपके टोटल टारगेट आपको रखना है हमारे ख्याल से, यदि आपको 30 क्वेश्चन करो, 30-35 क्वेश्चन आपने आपको टारगेट चल के चलना 40-45 क्वेश्चनों का। ये माइंड में चलो कि यदि मेरे नेगेटिव भी मार्किंग हो जाए ना, एक आध 4-5 3-4 क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 से 45 क्वेश्चन का टारगेट बना के चलो। फिर उसके बाद आ जाइए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। तो इसके क्वेश्चन 9 क्वेश्चन इंपोर्टेंट टॉपिक है। 7 क्वेश्चन आए थे आपके 2022 में, और 2021 में 3 क्वेश्चन आए थे। 2020 में 2 क्वेश्चन आए थे। 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन 2023 में आए थे, ठीक है, 9 क्वेश्चन। तो इसको फोकस करना है, इंपोर्टेंट हो गया, ठीक है। एक इंपोर्टेंट ये हो गया था नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद परसेंटेज। 3 टॉपिक हो गए अपने इंपोर्टेंट। उसके बाद आ जाइए, हाँ, ये स्पीड एंड डिस्टेंस, इसको भी ध्यान रखिए, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसके क्वेश्चन 2020 में 2 क्वेश्चन आए हुए थे, और नंबर 2021 में 2 क्वेश्चन आए हुए थे, और 2020 में 1 क्वेश्चन, और 2019 में 2 क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद आ जाइए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इससे कुछ ये भी इंपोर्टेंट है, एक साल नहीं आए थे बस, बाकी 2022 में आए थे, 2019-21 में आए थे, 2020 में आए थे, 2019 में आए थे। फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क भी इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है, देख लो आपको दो क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, आपका कम समय लेगा लेकिन अच्छा है, इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं। उसके बाद आ जाइए ट्रेन एंड बोट्स एंड स्ट्रीम। ये दोनों साथ करोगे, ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब, मैं इसको क्लीन, एक मिनट, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब एक ही मान के चलो। आप टाइम एंड वर्क करोगे तो ट्रेन को साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसके साथ आप क्या जोड़ सकते हो, आपको इस टॉपिक को जोड़ सकते हो, ये 3 टॉपिक आप एक साथ जोड़ सकते हो, क्योंकि आप देखो हर साल क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर इसके साथ भी देख लो हर साल 1 या 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल 3 से 4-5 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, और टॉपिक सेम ही है। थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है, आप बेसिक समझ लोगे ना तो इससे कर लोगे। फिर आ जाइए डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इसमें कितना है कि 2 क्वेश्चन है और इसका 1 क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ सकते हो डीआई को, ठीक है, आपकी इच्छा है, क्योंकि मैंने जो बता दी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर तो सबसे ज्यादा फोकस करना ही। उसके बाद आ जाइए, 1 मिनट, इसको क्लीन कर लेते हैं। फिर रीजनिंग। अब रीजनिंग में क्या है, हम हर चीज बताएंगे आपको, रीजनिंग में किस तरीके से फोकस करना है। देखो कॉम्प्रिहेंशन का कोई सिलेबस नहीं है, आपको बोलोगे कॉम्प्रिहेंशन बताओ, तो कॉम्प्रिहेंशन क्या है, वो तो आप न्यूज पे ध्यान दोगे, न्यूज पढ़ोगे सबसे ज्यादा, तो न्यूज से हो जाएगा। न्यूज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है जितना हो सके कॉम्प्रिहेंशन के लिए। और जो हर पर डे आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको उस पर ध्यान देना है। 1 मिनट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ, और बड़ा कर लो तो और कोई दिक्कत ना है, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, हाँ। पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा,
इसको ले लेते हैं। अब आ जाइए रीजनिंग। रीजनिंग पे लेते हैं टॉपिक वाइज ब्रिटिश देखते हैं कितना है। सबसे ज़्यादा जरूरी है ब्रिटिश देखना। ब्रिटिश क्यों देखा जाता है, आपको इस चीज़ को ध्यान दो। मैंने हर चीज़ की क्लास बनाता हूँ, उसमें बोलता हूँ ब्रिटिश पे ध्यान दीजिए, किसका कितना ज़्यादा रोल है। आपको एक पता नहीं होगा तो आपको क्या दिक्कत आएगी, सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी सिलेबस सारा सिलेबस पढ़ते रहोगे आप, आपको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आएगा। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए ब्रिटिश देखना जरूरी है। आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, किस पे स्पेशल टाइम देना है, किसको नेगेटिव टाइम देना है, क्या मेरा कमजोर है, क्या मेरी वीकनेस है, इस चीज़ को देखने से आपको पता पड़ जाएगा। चलो स्टार्टिंग करते हैं रीजनिंग का। तो टॉपिक वाइज हो गया डाटा सफिशिएंसी। तो इससे कितने क्वेश्चन आए थे 2023 में? 5 क्वेश्चन आए थे। इसमें 12 क्वेश्चन आए थे 2022 में। 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। 2020 में 5 क्वेश्चन आए थे। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो इसको टिक लगा लेते हैं, इंपोर्टेंट आ गया। फिर आ जाएगा स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो आप स्टेटमेंट वाले कथन निष्कर्ष पढ़ा होगा, तो आपको उस पर ध्यान देना है। तो कथन निष्कर्ष पे क्या है, तो इससे 3 क्वेश्चन आए थे, इससे 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे, फिर 1 क्वेश्चन आया था, फिर एक 2 क्वेश्चन आए थे 2019 में हैं। तो 2023 में 3 क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए डायरेक्शन, दिशा। ठीक है, डायरेक्शन पढ़ोगे तो डायरेक्शन में क्या है कि आपको बस 2023 में क्वेश्चन नहीं दिखे थे, लेकिन 2022 में दिखे थे, 2021 में दिखे थे, और 2020 में और 2019 में दो दो क्वेश्चन आए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। फिर आ जाइए ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन पढ़ोगे तो आपको हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन मिलता है। बाई चांस एक आध साल छूट जाए तो छूट जाए, ये तो अपने आप में ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको अपने रिश्तेदारों की नॉलेज है, आपको रिश्ते बताने हैं कि इसमें पापा का, फूफा का, चाचा का कौन लगता है, इस तरीके, तो आपको ब्लड रिलेशन पढ़ना चाहिए। आपको बेसिक दो, समाज में रहते हो तो आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी, बस थोड़ा और फोकस करना है, बस ये, और कुछ नहीं। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। 4 टॉपिक हो गए आपके। फिर आ जाइए लॉजिक अरेंजमेंट। अब सिटिंग, आप लॉजिक अरेंजमेंट से कितने क्वेश्चन आ गए थे, तो 2023 में 1 क्वेश्चन आया था, 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 1 क्वेश्चन आया था, और फिर 2019 में 1 क्वेश्चन आया था। तो इस पर भी फोकस अच्छा खासा देना है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम एंड एज। तो एज के क्वेश्चन देखो, मैं बता रहा हूँ एज के क्वेश्चन, जो आयु के क्वेश्चन आते हैं कि पिता की आयु इतनी है, माता की आयु कितनी है, तो बच्चे की आयु कितनी होगी, तो वो वाले क्वेश्चन देखो कितने हैं उस, हर साल एक क्वेश्चन बनता है, तो इस पे भी फोकस कर सकते हो। फिर सिलोजिम, सिलोजिम पे एक अच्छा खासा फोकस देना है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन बनते हैं। इस पे देखो 2022 में कितने क्वेश्चन बने हुए थे, 2 क्वेश्चन बने हुए थे। 2021 में 3 क्वेश्चन बने हुए, तो सब पे फोकस करना है। फिर उसके बाद आ जाइए वेन डायग्राम। यदि आपका वेन डायग्राम अच्छा है, ज़्यादा इस पे भी थोड़ा आप 1-2 दिन देखो अच्छे, तो वेन डायग्राम अच्छा हो जाएगा। तो वेन डायग्राम पे कितना फोकस करना है, क्योंकि आप देखो 2 साल नहीं आए, लेकिन इस साल पूछने की संभावना है। तो इसमें क्योंकि आपने देखा है कि 2022 में कितने क्वेश्चन आए थे वेन डायग्राम से, 2021 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2019 में 2020 में सॉरी 1 क्वेश्चन आया था, और 2019 में भी 1 क्वेश्चन आया था, क्योंकि 2 साल। राजे कोडिंग डिकोडिंग, ये तो इम्पोर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी मैंने इसको बार, एक मिनट। एक मिनट, मिस्टेक कर दी क्या मैंने। वेन डायग्राम से कितने क्वेश्चन है 2021 में? 3 क्वेश्चन है, हाँ 3 क्वेश्चन है, और 2020 में 1 क्वेश्चन है, और 2019 में भी 1 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो गया 2021 के लिए, 2026 के लिए। फिर आ जाइए कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या है कि 3 क्वेश्चन 2023 में, फिर 2022 में चले जाइए 2 क्वेश्चन, फिर 2021 में 2 क्वेश्चन, फिर 2020 में 1 क्वेश्चन, 2019 में भी 1 क्वेश्चन। देख रहे हो, कोई भी साल छूटा नहीं है, तो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। फिर आ जाइए क्यूब्स एंड डाइस। क्यूब एंड डाइस जो क्वेश्चन आते हैं, क्यूब्स एंड डाइस के पहले और ज़्यादा आते थे, अब थोड़े कम हो गए हैं। इस पर भी अच्छा खासा फोकस करना है, ठीक है। फिर आ जाइए नेक्स्ट सीरीज एंड, क्या लिखा है, सीरीज पे ध्यान देना है। जो आप वो श्रृंखला नहीं होती है, जैसे आपको देखी होगी दो बना ऐसे इस टाइप की यहाँ पर थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। सीरीज श्रृंखला वाले क्वेश्चन पे नहीं आते हैं 2, 8, 9, 10, 15, फिर आगे क्वेश्चन मार्क बना देते हैं, बताइए इसके स्थान पर क्या आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन पे फोकस करने के लिए आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सीरीज वाले क्वेश्चन। तो क्योंकि हर साल क्वेश्चन बन रहे हैं, देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं। 2023 में 4 क्वेश्चन आ गए थे, 2022 में 2 क्वेश्चन आ गए थे, 2021 में 5 क्वेश्चन आए थे, तो इस पे फोकस करना है, ठीक है। 2020 में 23 क्वेश्चन आ गए थे, हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है।
क्लॉक एंड कैलेंडर। अब घड़ी जो वाले क्वेश्चन आएंगे जो समय बताती है, एक फॉर्मूला भी होते हैं, कई लोग फॉर्मूला से बताए, आप बेसिक से समझिए। बेसिक सबसे जिसका स्ट्रांग होगा ना, क्वेश्चन यूपीएससी घुमाएगा, आप घूम जाओगे। लेकिन जिसका बेसिक अच्छा होगा, क्लियर होगा, तो वो कितना भी क्वेश्चन घुमा दे आप कर लोगे। तो क्लॉक पर भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, और कैलेंडर पर भी ध्यान देना है, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। देखो 2023 में एक क्वेश्चन आया था, 2022 में 4 क्वेश्चन है, ठीक है। और 2022 में 2021 में 3 क्वेश्चन है, 2020 में 3 क्वेश्चन है, फिर 2019 में 2 क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से कितने हो गए अपने इंपॉर्टेंट, एक मिनट कितने एक मिनट ग्रीन ले लेते हैं। कितने इंपॉर्टेंट हो गए, एक पहला, एक, दो, डायरेक्शन भी हो गया 3, ब्लड रिलेशन 4, ठीक है। फिर आ जाइए, लॉजिक अरेंजमेंट हो गया 5 हैं, और कोडिंग रिकॉर्डिंग 6, और सीरीज वाले क्वेश्चन आ गए 7, और क्लॉक एंड कैलेंडर ये 8। टोटल 8 हो गए। 8 चीज़ों पे अच्छे से फोकस करना है आपको। 8 अच्छे से कर लिया अपन ने तो क्या है, आपका रीजनिंग क्लियर है। आप रीजनिंग तरफ से आप क्या है कि 90% रीजनिंग कर लोगे। आप आ जाइए मैथ। मैथ पर फोकस मैंने बता दिया, मैथ पर क्या क्या करना था। तो मैथ का देख लीजिए, मैंने सॉरी मैंने मैथ का बताया था। एक मिनट इसको क्लीन कर लेते हैं थोड़ा। मैथ पे किस पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम पे। फिर उसके बाद प्रायोरिटी किस पे देनी थी परसेंटेज पे। फिर उसके बाद एलजेब्रा पर देनी है। एलजेब्रा के बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस पर देना है। प्रॉफिट एंड लॉस करने के बाद 3 चीज़ों को साथ में करना है, स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, फिर करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, और ट्रेंड एंड बोट्स, और बोट्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, जो नाव चलती है और विपरीत दिशा धारा में चल रही है वो वाले क्वेश्चन हैं। उसके बाद आ जाइए, और स्पीड और टाइम में क्या है कि ट्रेन चलती है तो कोई भी स्टेशन को कितनी देर में पार करेगी, उस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए डीआई के क्वेश्चन। तो डीआई के क्वेश्चन को भी ध्यान देना है। तो आपका हो गया इस तरीके से मैथ पे ध्यान देना है, पूरे टॉपिक इतने पे इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए, तो आपको मैं समझाता हूँ। आ जाइए नेक्स्ट। अब किस तरीके से आप क्या करना है, हाउ टू क्रैक सी सेट। आपको किस तरीके से सी सेट को क्रैक करना है, अब इस पर डिस्कशन करते हैं 2-3 मिनट अच्छे से। देखो स्टार्टिंग करिए, मैंने क्या है कि आपको सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान है, पी वाई क्यू एनालिसिस पे। यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। ये थोड़ा कम दिख रहा है, थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं। रेड सबसे बेस्ट है, या ब्लैक ले लेते हैं, हम भी टी शर्ट भी ब्लैक से मैच हो जाएगा। इस पे ध्यान देना, पी वाई क्यू पे। रेड ही सबसे बेस्ट है। तो पी वाई क्यू एनालिस करना है। पी वाई क्यू एनालिस करोगे, मैंने क्यों बताऊँ कि पी वाई क्यू एनालिस क्यों करोगे। यूपीएससी ने देखो हमने आपको सिलेबस दिखाया, देखो मैं कहाँ दिखाया, दिखाया तो था ना। देखो मैंने ये सिलेबस दिखाया, ठीक है। सिलेबस देख लिया आपने, क्या पता पड़ा, कुछ पता पड़ा आपको सिलेबस के बारे में कि मुझे क्या पढ़ना है। 10वीं के ऊपर पैटर्न है, लेकिन आप क्वेश्चन लगाओगे 10वीं के लगते हैं क्या, नहीं लगते ना। तो फिर आ जाइए, आपको मैंने क्या दिखाया, पी वाई क्यू पे जाओ मैंने बोला था, ठीक है। पी वाई क्यू पे जाओगे तो इससे क्या पता पड़ेगा कि आपको पता पड़ेगा, यूपीएससी की पी वाई क्यू देखोगे तो उससे पता पड़ेगा कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। पढ़ना क्या है, और पढ़ना क्या है, किस पे कितना फोकस करना है, फोकस किस पे करना है, ठीक है। फोकस किस पे ज्यादा करना है, ठीक है। इसको पीवाईक्यू देखोगे तो इस पे वेटेज देख पता पड़ेगा कि कितना किसका वेटेज ज्यादा है, मैथ का ज्यादा है कि रीजनिंग का ज्यादा है कि कॉम्प्रिहेंशन का ज्यादा है। तो आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे उससे ही पता पड़ेगा। मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किए तो मैंने इस पीडीएफ को बनाया। आपका काम क्या रहेगा कि आप खुद भी एनालिस करोगे तो, और इस पीडीएफ को मर्ज कर दोगे, दोनों मैं जो बता रहा हूँ उसको मर्ज कर दोगे तो आपका फायदा होगा। यदि आपको वैसे ये करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको करके दे दिया। बस आपको सबसे ज्यादा क्या करने की जरूरत है, मोर इंपोर्टेंट प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना, प्रैक्टिस मोर एंड मोर टेस्ट। मैंने लिखा हुआ है प्रैक्टिस इतनी करनी है जितनी दबा के प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आप तो ऐसा काम है नहीं कि आपने किसी चीज को देख लिया, समझ लिया, रट लिया तो आप रट के चले गए वहां पे कर दोगे। ये वो वाला सिस्टम नहीं है। जितने इसमें क्या मांगती है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपको सी सेट में फायदा मिलेगी। तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर टेस्ट मैंने इसमें लिखा हुआ है। तो क्यों लिखा है कि मैंने सोच समझ के हर एक चीज लिखी हुई है। तो आपको इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको यही कॉन्फिडेंट देगा, यही सब कुछ यहीं से सब कुछ मिलेगा। यहाँ से आपकी क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। इससे फायदा क्या है, देखो इसके फायदा देखो कितने सारे हैं।
आप समझो, प्रैक्टिस करिए आपने, टेस्ट लगाए, आप क्लास रूम में जाओगे, वहाँ पर एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में गए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या रहेगा कि ए आप हो, ठीक है, सही बने, ठीक है। तो आप हो, आपको क्या है कि टेंशन नहीं होगी, पहली बात टेंशन नहीं होगी। दूसरी क्या नहीं होगी कि आपको क्या है कि आप प्रैक्टिस करके गए हो, बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा के गए हो, टेस्ट लगा के गए हो, तो आप क्या समझोगे कि चलो मैंने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, तो आपकी क्या है स्पीड भी अच्छी होगी, तो स्पीड अच्छी होगी, ठीक है। दूसरा फायदा होगा। तीसरा फायदा क्या होगा इससे कि स्पीड अच्छी होगी, तो स्पीड अच्छी होगी तो आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। तो मैंने उसके बाद भी लिखा हुआ है, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट लिखा है, देखो मैंने लिखा है कि टाइम मैनेजमेंट भी होगा, आपको इससे बहुत बेनिफिट है। फिर आ जाइए, देखो मैंने इसको डबल भी लिखा हुआ है, आपको आगे जाके मैंने बताया क्यों लिखा है। फिर आ जाइए, अटेम्प्ट आ मॉक टेस्ट, अटेम्प्ट करोगे मॉक टेस्ट, फिर जाओगे आप प्रैक्टिस, फिर मोर प्रैक्टिस। यदि आपने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट में कौन कौन सी वीकनेस आई उसको लिखना है आपको, वीकनेस कितनी कितनी, ठीक है, वीकनेस लिखना है आपको, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप समझ लो, यहाँ मैंने वीकनेस पे ध्यान देना है, वीकनेस पे ध्यान देना है आपको, कमजोरियों पे ध्यान देना है कि इसका क्या प्लस पॉइंट है और क्या नेगेटिव पॉइंट है। तो आपको इस पे फोकस करना है, जो नेगेटिव पॉइंट है उसको आपको डायरी में लिख लेना है पूरा, उस पर पूरा ध्यान देना है कि मेरे कौन सा टॉपिक मेरा सबसे ज़्यादा वीक है, इसको मैं स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ। जो बिल्कुल नहीं आते हैं उसको पहले साइड कर दो, जो आते हैं थोड़े बहुत सबसे पहले उनसे स्टार्टिंग करो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने मॉक टेस्ट लगाया, अपनी वीकनेस देखी, फिर उसके बाद शिफ्ट आ जाइए, फिर उससे वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मोर प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए टाइम मैनेजमेंट। आप प्रैक्टिस कर लिया आपने, ठीक है, आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आपके उसके बाद क्या ध्यान आएगा आपको, ठीक है, आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको आएगा टाइम मैनेजमेंट पे फोकस। अब टाइम मैनेजमेंट क्यों करोगे, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि ऑटोमेटिक टाइम मैनेजमेंट तो आ जाएगा। अब टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है कि आपने प्रैक्टिस वाली करी, क्योंकि आपको दो दो शुरू में जाओगे तो आपको एक एक क्वेश्चन करने में आधा आधा घंटा लग सकता है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे फिर आध घंटे से 15 मिनट आएगा, 15 मिनट से 10 मिनट आएंगे, 10 मिनट से फिर 5 मिनट में आएगा, 5 मिनट से आपको 2 मिनट में लाना है, फिर 2 मिनट से 1 मिनट में लाना है। इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने लिखा हुआ है प्रैक्टिस मोर 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 मोर, ठीक है। उसके बाद आ जाइए टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे। आपसे कोई ये नहीं बोलेगा कि सर आप कमजोर हो तो आप 2 घंटे नहीं, सर आप 3 घंटे ले लीजिए, एक कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद आ जाइए कॉम्प्रहेंशन। यदि कॉम्प्रहेंशन की क्या है, सबसे ज़्यादा आप न्यूज़पेपर पे ध्यान दीजिए, न्यूज़पेपर, इससे आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होगी। आप कॉम्प्रहेंशन देखो ना कितना बेस्ट होता है, आपको इससे निबंध लिख सकते हो। यदि आपको निबंध अच्छे करने हैं, कॉम्प्रहेंशन की भाषा देखो सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। आप न्यूज की जो आते हैं ना, जो लोग तो क्या लिखते हैं, लेखक होते हैं, वो लिखते हैं कितना बेस्ट लिखते हैं, उनका पढ़ो। तो इससे कॉम्प्रहेंशन को आपको डेली पर डे लगाना पड़ेगा, पर डे आप इसको हैबिचुअल में उतारो अभी से, क्योंकि आप टाइम नहीं बचा हुआ है 2026 के प्रीलिम्स के लिए। फिर आ जाइए सी सेट का सिलेबस। अब सिलेबस मैंने क्यों दिखाया, देखो मैंने सिलेबस दिखाया आपको, ये है, समझ लो आप, दम है तो। नहीं समझ पाओगे भाई, क्योंकि मुझे भी इतनी प्रॉब्लम हुई थी समझने के लिए, नहीं समझ पा रहे। तो आपको मैंने इसलिए सबसे पहले किस पे ध्यान दिया, फिर मैंने आपको इसको ब्रिटिश ट्रेंड दिखाया आपको कि मैथ का कितना, रीजनिंग का कितना, कॉम्प्रहेंशन का कितना सिस्टम है, और मैंने सब्जेक्ट वाइज दिखाया, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज दिखाया तो ये सब्जेक्ट आ गया, मैंने पूरा सब्जेक्ट वाइज दिखाया, मैथ का कितना है, रीजनिंग का कितना है। क्योंकि मुझे पता है कि यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है ना 10वीं पे, कक्षा 10, इस पे फोकस करो, कक्षा 10 का स्तर है बस, लेवल ऑफ कितना है, जो पेपर देते हैं वो 10 का लेवल है, क्या आपको लगता है। तो लिखने में क्या है, यूपीएससी कुछ भी लिख दे, लेकिन आपको समझना किससे, पीवाईक्यू से, जो आप वो क्वेश्चन बना रहा है। फिर मैंने आपको समझा दिया, तो उसके बाद मैंने आपको पैटर्न भी बताया, यूपीएससी सी सेट का पैटर्न क्या होता है। तो मैंने पैटर्न में आपको क्या क्या समझाया, मैंने क्या बोला कि क्वालिफाई, मतलब नेचर किसका है, क्वालिफाई वाला है, पास करना है खाली, आपको इसमें कोई तोप नंबर नहीं बताने कि मैंने वो तोप मार दी पूरे 200 में 200 ला के, ऐसा कुछ नहीं करना है इसमें ना, इसके आपके नंबर जुड़ते हैं पेपर में हैं। उसके बाद 80 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 80 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन कितने का, 2.5 का होता है। और क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें कितने परसेंट चाहिए, 33% चाहिए आपको। सेक्शनल टाइम नहीं होता है, ड्यूरेशन कितनी मैंने बता दी, 2 घंटे की होती है। तो मैंने आपको पैटर्न इसलिए बताया कि आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको सी सेट के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। आपको हिंदी इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी हिंदी यदि इंग्लिश कमजोर है तो हिंदी में देख लीजिए, हिंदी कमजोर है तो इंग्लिश में देख लीजिए, लेकिन आप कॉम्प्रहेंशन दोनों में देख लो तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। दो कॉम्प्रहेंशन में आपको बता देता हूँ, 1 मिनट,
कॉम्प्रहेंशन किस में दिया था? हाँ, एक मिनट इसमें आ जाए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा साफ कर लेते हैं, इसी पे समझा देते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्रहेंशन है। अब कॉम्प्रहेंशन पे क्या पढ़ोगे आप? कॉम्प्रहेंशन की मैंने बोला कि आपको न्यूज़पेपर पे भी ध्यान देना और रोजीना हर क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन पर डे लगाना है कॉम्प्रहेंशन के। तो कॉम्प्रहेंशन से मैंने फायदा भी बता दिए कि आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ऐसे में बेनिफिट मिलता है, आंसर राइटिंग में GS1 GS2 GS3 GS4 सब में फायदा मिलता है कॉम्प्रहेंशन का, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज होती है ना वो बेस्ट लैंग्वेज होती है। अब कॉम्प्रहेंशन देखा तुमने, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप टाइम मैनेजमेंट इतना ज़रूरी है कि आप नहीं कर पाए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आइए टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है। तो उसके नेक्स्ट इसके बाद क्या है कि मैंने और भी कुछ बता रहा था पॉइंट्स। देखो, सिंपल कहने का मतलब है कॉम्प्रहेंशन अच्छा खासा वेटेज रखता है, इसलिए आपको इसकी बेसिक पकड़ होनी चाहिए। और ये लॉजिकल सोचता है। यदि आपको मैं कॉम्प्रहेंशन करके दिखाऊंगा, एक क्लास पूरी कॉम्प्रहेंशन पर रहेगी, फिर रीजनिंग पर रहेगी और मैथ पर रहेगी, मैं कुछ क्लास लाऊंगा अभी। लेकिन कॉम्प्रहेंशन का क्या रहता है, जो सबसे तार्किक लॉजिकल और सत्य होगा, उसमें क्या है कि अपना दिमाग नहीं लगाना है कॉम्प्रहेंशन करते समय, कि अपनी थ्योरी लगा दी माइंड की। उसने लिखा हुआ कि लेखक ने जो उसमें लिख दिया उसको सार्वभौमिक सत्य मान लो और उसके अनुसार आपको उसके जो ऑप्शन दिए उसको चुन लो। और यदि आपने थ्योरी लगा दी तो 100% गलत होने के चांस है। सही हो जाए, सही भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉम्प्रहेंशन पे ध्यान देना है। फिर आ जाइए पैटर्न पे, हम बात कर रहे थे। हाँ, तो आपको हो गया। फिर पैटर्न के बाद हुए, मैंने नेगेटिव मार्किंग बता दी थी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ऑफलाइन मोड में है, तो कोई कंप्यूटर पे नहीं है कि आपको जाके कंप्यूटर पे टिक मारना है। तो ये सारा पूरा CSET के बारे में क्लास थी। तो याद रखना, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा था, वो अब क्लास बताएंगे, सीधे PY को लेके आएंगे तो आपको किस तरीके से PY को कुछ दो। मेरे ख्याल से जो आपने 10 12th और 10th की थी ना, वो आपका बेसिक है। यदि आप बेसिक कमज़ोर भी हो गया हो, किसी किसी का कमज़ोर हो जाता है, आर्ट्स ले लेते हैं कोई, जैसे मैं BA खुद कर रहा हूँ, तो BA की वजह से क्या है, उसमें मेरा मैथ कमज़ोर है, मैथ कमज़ोर हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि इतना मैथ क्या है, मैथ को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग होगा। तो मैंने हर चीज़ बताई कि किस पे ज़्यादा फोकस करनी है। देखो, मैंने प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्यों लिखा है दो दो बार, इसमें लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस एंड मोर टेस्ट। ठीक है, इसमें मैंने प्रैक्टिस प्रैक्टिस लिखा है क्योंकि आपने टेस्ट लगा लिए, प्रमोक टेस्ट लगा लिए, फिर टेस्ट प्रैक्टिस ही करना है। जो कमजोर है उस पर ध्यान देना है, अपना ग्राफ बनाना है कि मेरा ग्राफ कैसा जा रहा है। ठीक है, कि ऊपर ही जा रहा है कि फिर नीचे आ रहा है, तो जिस तरीके से ग्राफ पे फोकस करना है। तो एक पूरी क्लास का मतलब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों इस क्लास को लाना जरूरी था, कि आप लोगों की डिमांड पर एक क्लास लाए हैं। और इस क्लास को वो यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी क्लास और भी क्लास आपको चाहिए हो कि मुझे कुछ अदर टॉपिक पे बात करनी है, तो आप कमेंट में, जो सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उसके आपको मैं क्लास दूंगा। और यदि आप पर्सनली कोई वीडियो स्पेशली आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया, और यदि आपका टॉपिक अच्छा लगा मुझे, तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ। आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।